अस्सलाम वालेकुम बच्चों। लास्ट जो हमने लेक्चर लिया था उसमें हमारे पास फर्स्ट पार्ट था इंट्रोडक्शन का एडवांस डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का, जिसमें हमने कुछ नॉर्मली इंट्रोडक्शन पढ़ा था डेटाबेस का कि डेटाबेस क्या होती है और डेटाबेस के डिफरेंट लेवल्स क्या हैं। फिर उनमें स्कीमाज और इंस्टेंस क्या चीज़ होती है। एंड देन उसके बाद हमने फिर डिफरेंट मॉडल जो है उनमें से कुछ दो मॉडल्स को थॉरोली जो है वो हमने स्टडी किया, देखा उसमें कि डिफरेंट मॉडल का एक इंटरेक्शन डेटाबेस में या एक स्ट्रक्चरल वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर या वेल डिफाइंड स्कीमा कैसे क्रिएट होता है, वो हमने स्टडी किया। अब जो नेक्स्ट पार्ट है इंट्रोडक्शन का, उसमें हम लैंग्वेजेस को देखेंगे, वो लैंग्वेजेस जिनके ज़रिए से हम डेटाबेस के साथ इंटरेक्शन कर सकते हैं। एक लेमैन, एक यूज़र नॉर्मली किस तरह से डेटाबेस के साथ इंटरेक्शन करता है। अब एक डेटाबेस या डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्रिएट हो जाता है, लेकिन आफ्टर दैट अगर एक यूज़र इंटरेक्शन करना चाहता है अपने डेटाबेस के साथ, तो वो कैसे इंटरेक्ट करेगा। उसके लिए डिफरेंट लैंग्वेजेस यूज़ होती हैं, जैसा ओरेकल है, एसक्यूएल है। तो उन लैंग्वेजेस को हम किस तरह से माइंड में लाते हुए यूटिलाइज करते हैं और अपने डेटाबेस में स्टोर्ड डाटा के साथ इंटरेक्शन करते हैं। उनमें सबसे पहली लैंग्वेज जो है वो आपके पास डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज है। डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज जो कि सबसे बेसिक लैंग्वेज है डेटाबेस के लिए, जिसमें आपके पास सिर्फ और सिर्फ डाटा डिफाइन हो रहा होता है। कि मीन्स आपके पास अगर डाटा स्टोर होना है तो वो कहाँ स्टोर होगा, उसके लिए आपको डेटाबेस में वो चीज़ें डिफाइन करनी होंगी या वो वैल्यूज़ डिफाइन करनी होंगी जिसके ज़रिए से आप उसके अंदर डाटा को स्टोर कर सकें। मीन्स कि आपने लॉजिकली एक स्ट्रक्चर, एक स्कीमा डिफाइन करना है डेटाबेस का, तो वो किस लैंग्वेज के ज़रिए से करेंगे, वो यूज़र डीडीएल डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज के साथ इंटरेक्शन करके डेटाबेस में अपने लिए एक स्ट्रक्चर या स्कीमा डिफाइन कर देता है। उसमें डिफरेंट क्लॉजेज हैं, उन डिफरेंट क्लॉजेज की मदद से हम जो है वो चीज़ों को डिफाइन करते हैं, जिसमें सबसे पहले आपके पास है क्रिएट। क्रिएट एक क्लॉज है जिसमें आप डेटाबेस में कोई भी एक टेबल या इंस्टेंट जो है वो क्रिएट करते हैं, तो उसके लिए आप ये क्लॉज यूज़ करते हैं। इसकी फर्दर क्यूरीज किस तरह से डिफाइन होती है इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर्स में पढ़ेंगे। तो हमने अगर कोई डेटाबेस में कोई इंस्टेंट क्रिएट करना है या कोई टेबल जनरेट करना है, तो हम क्रिएट की क्लॉज यूज़ करते हुए या क्रिएट के साथ क्यूरी लगाकर हम उसको क्रिएट कर सकते हैं। तो ये जो चंद इसके इंस्टेंसेस हैं, जैसे क्रिएट है, अल्टर है, ड्रॉप है, ट्रंकेट है, रीनेम है, फिर देन ड्रॉप आपके पास, और कमेंट। ये चीज़ें आपके पास डीडीएल लैंग्वेजेस हैं, जो कि बेसिकली आपका एक स्ट्रक्चर डिफाइन करना, एक स्कीमा डिफाइन करना डेटाबेस के अंदर इन अ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जिसको फर्दरली फिर एक लेमैन, एक आम यूजर अपने डाटा के एक्सेस के लिए यूज कर सकता है उस स्ट्रक्चर को। तो वो कैसे आपके पास डिफाइन होता है, वो कैसे आपके पास इसमें जो है वो स्ट्रक्चर क्रिएट होता है, एक स्कीमा जनरेट होता है। तो उसके लिए कुछ चंद क्लॉजेस की एग्जांपल वे मैं आपको यहाँ पर जो है वो मेंशन करनी है, जिसमें क्रिएट है और अल्टर मींस कि आप डेटाबेस में किसी स्ट्रक्चर को कोई डिफाइन करते हैं, डिफाइन हुआ स्ट्रक्चर जो आपने क्रिएट कर दिया, उसके अंदर आप कोई अल्टरेशन करने, कोई मॉडिफिकेशन, कोई चीज़ अपडेट करना चाहते हैं, तो वो आप अल्टर की क्यूरी लगाकर, अल्टर की क्लॉज इस्तेमाल करते हुए आप किसी भी वैल्यू को, किसी भी एट्रीब्यूट को, किसी भी रिकॉर्ड को आप चेंज कर सकते हैं। किसी भी वैल्यूज़ को जो कि आपके टेबल में जो पीछे इंस्टेंट में सेव हुई होंगी, उनको आप चेंज कर सकते हैं। एंड देन ड्रॉप की जो क्लॉज है वो आपके लिए ड्रॉप द डेटाबेस इंस्टेंट, जो आपने क्रिएट के जरिए से चीज़ जनरेट की होगी, देन अगर आप चाहते हैं कि वो मुझे ज़रूरत नहीं है मेरे डेटाबेस में या मेरे स्ट्रक्चर में, मेरे स्कीमा में, तो मैं उसको क्या कर देता हूँ, ड्रॉप करना चाहता हूँ, तो आप इस ड्रॉप की क्लॉज को यूज़ करते हुए इन अ डीडीएल लैंग्वेज उसको ड्रॉप कर सकते हैं। आफ्टर दैट आपके पास है डिलीट टेबल, कि आपने जो टेबल इंस्टेंट जो है वो आपने बिल्कुल ही डिलीट कर देना चाहते हैं, मतलब कि आप यूटिलाइज ही नहीं करना चाहते हैं उस स्पेसिफिक इंस्टेंट को, तो फिर आप उसको मुकम्मल तरीके से डिलीट कर सकते हैं। ड्रॉप के ज़रिए से आप वो चीज़ें जो है वो इंस्टेंसेस को दोबारा क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। ट्रंकेट के ज़रिए से आप मुकम्मल वो डेटाबेस से रिमूव कर देते हैं कि आपने उसको यूज़ ही नहीं करना दोबारा। समझ आ गया? आगे इसके बाद रीनेम है। रीनेम में मतलब आपने कोई इंस्टेंट क्रिएट किया, कोई टेबल क्रिएट कर दिया, उसका अगर आप नाम चेंज करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल पहले आपने उसका नाम एम्प्लॉय रखा था, अब आप चेंज करना चाहते हैं कि उसका नाम डिपार्टमेंट हो जाए या कुछ भी हो जाए, तो आप उस इंस्टेंस को रीनेम अगर करना चाहते हैं तो रीनेम की क्लॉज आप यूज़ करेंगे। देन ड्रॉप आप इसके लिए भी यूज़ कर सकते हैं कि आपने अगर कोई ऑब्जेक्ट या टेबल जनरेट किया हुआ है, तो आप उसको मुकम्मल ख़त्म करना चाहते हैं, तो आप उसको
जो है वो ड्रॉप टेबल करके उसको रिमूव कर सकते हैं। एंड देन अगर आपने कमेंट करना है सिमिलरली आप ऐसी कमेंट यूज कर सकते हैं। ठीक है। इसके बाद जो डाटा डीडीएल है, डेफिनेशन लैंग्वेज, डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज, ये बेसिकली आपके पास एक डिक्शनरी जनरेट कर रहा होता है, मेटा डाटा आपके पास जनरेट कर रहा होता है, जिसमें आप जो है वो डिफरेंट जो इंस्टेंसेस क्रिएट किए या टेबल क्रिएट किए हुए हैं उनके बारे में डाटा आपके पास आ जाता है कि उसमें कौन कौन से एट्रीब्यूट्स हैं, उनमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूडेड हैं, या किस किस्म का या किस कॉन्सेप्ट का एक डाटा जो है वो एक डाटा टेबल में स्टोर हो सकता है। तो वो भी आप इसके ज़रिए से डिफाइन कर सकते हैं थ्रू DDL, डाटा डेफिनेशन लैंग्वेजेस से। डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज आपके लिए ये सहूलत प्रोवाइड करती है कि आपको डाटा स्टोर करना है अपने स्ट्रक्चर में या डाटा को एक्सेस करना है, तो उसके लिए एक वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर होना चाहिए, एक वेल मेंटेन स्कीमा होना चाहिए जिसको इजीली, जिसमें पड़े हुए डाटा को या स्टोर्ड हुए डाटा को आप एक्सेस कर सकें। तो उसके ज़रिए आपको लाजमी बात है कि DDL लैंग्वेज के ज़रिए आपने वो आपका जो बेसिक या स्ट्रक्चर है डाटाबेस का वो क्रिएट होना चाहिए। तो ये आपके पास एक वे आउट जो है वो फैसिलिटी देता है कि आप दूसरी लैंग्वेजेस के ज़रिए से, पहले आप DDL के ज़रिए से स्ट्रक्चर डिफाइन करें एंड दूसरी लैंग्वेजेस के ज़रिए से आप फिर वो उसको एक्सेस कर सकें एंड देन उसमें डाटा को एंटर कर सकें। आफ्टर दैट जो दूसरी लैंग्वेज आपके पास है वो है डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज बेसिकली आपके पास डाटा को एक्सेस करने के लिए होता है या मैनिपुलेट करने के लिए होता है। मीन्स कि जो डाटा आपने DDL लैंग्वेज आपने उसके ज़रिए से एक स्ट्रक्चर डिफाइन कर दिया और उसमें अगर कोई डाटा स्टोर्ड है या कोई भी इंस्टेंट आपने क्रिएट कर दिया, अब उस इंस्टेंट तक या उस टेबल में स्टोर्ड हुए डाटा तक या उस टेबल तक आपने एक्सेस लेनी है या फिर आपने उसको कोई मैनिपुलेट करना है किसी भी वे में, उसमें कोई अपडेशन करनी है, कोई चीज़ डिलीट करनी है, तो उसके लिए आपने उस डाटा के अंदर मौजूद उस डाटा को अगर आपने डिलीट करना है या उस तक आपने एक्सेस लेनी है या उसमें नया डाटा एंटर करना है, तो उसके लिए आप उस इस मैनिपुलेशन के लिए आप जो है वो DML यूज़ करते हैं, डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। उसमें कुछ क्लॉजेज़ मैंने आपके सामने मेंशन कर दिए हैं, जिसमें पहली सेलेक्ट क्लॉज़ है कि आप डाटा को रिकॉर्ड जो है उसका सेलेक्ट करते हैं या किसी भी टेबल को आप सेलेक्ट करते हैं, तो आपके पास रिट्रीव करके दे देता है। एंड देन अगर आप कोई नया रिकॉर्ड एंटर करना चाहते हैं, न्यू रिकॉर्ड एंटर करना चाहते हैं या आपके पास कोई कोई वैल्यू पड़ी हुई है उसमें कोई वैल्यू एब्सेंट है जो आपने रिकॉर्ड एंटर किया, वो आप इंसर्ट करना चाहते हैं तो आप इंसर्ट की क्यूरी यूज़ करते हैं। देन इसके बाद फिर आप अपडेट की क्यूरी, मतलब आपके पास कोई एग्जिस्टिंग टेबल में कोई ऐसा डाटा है जिसको आप मॉडिफाई करना चाहते हैं, तो आप अपडेट की क्यूरी यूज़ करके उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। देन डिलीट के लिए आप अगर कोई रिकॉर्ड डिलीट करना चाहते हैं तो आप डिलीट भी कर सकते हैं। अच्छा, अब DML में आपके पास दो किस्म की लैंग्वेजेस हैं, एक कैटेगरीज हैं दो किस्म की, जिसमें एक प्रोसीजरल लैंग्वेज है, एक नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज है। प्रोसीजर लैंग्वेज ये होती है कि अगर किसी यूजर ने कोई उसको कोई डाटा रिक्वायर्ड है, उसने कोई डाटा रिट्रीव करना है, उसकी एक्सेस हासिल करनी है, तो वो कैसे उस डाटा को रिट्रीव करेगा, ये एक प्रोसीजरल डिफाइंड वैल्यू में आपके पास चीज़ें मेंशन होती है। अगर वो प्रोसीजर लैंग्वेज होगी तो उसमें बड़ा क्लियरली ये चीज़ मेंशन होगी, अगर यूजर ने कोई चीज़ रिट्रीव करनी है या रिक्वायर्ड है उसको कोई चीज़, तो उसको ये पता होना चाहिए कि मैंने कैसे उसको रिट्रीव करना है या कैसे उस डाटा तक एक्सेस हासिल करनी है। तो उसके लिए बाकायदा एक प्रोसीजर लैंग्वेज होती है जिसको, और उसकी डिफरेंट टाइप्स भी हैं वो आपको आगे मेंशन होती जाएंगी। देन आपके पास नॉन प्रोसीजर लैंग्वेज है। नॉन प्रोसीजर लैंग्वेज में यूजर को इतना स्पेसिफाई होता है कि वो डाटा, उसने कौन सा डाटा उसको रिक्वायर्ड होना चाहिए, लेकिन ये उसको स्पेसिफाइड नहीं होता कि वो डाटा कैसे उसको रिट्रीव करे, मतलब बाकायदा एक उसका प्रोसीजर नहीं मेंशन होता, एक प्रॉपर प्रोसीजर के वे से वो नहीं होता जिस तरह प्रोसीजर लैंग्वेजेस में होता है कि उसको पता होना चाहिए कि वो किस तरह से उस डाटा को एक्सेस करेगा। इसमें वो प्रोसीजर फॉलो नहीं करता। मेजरली इन चीज़ों के लिए जो चीज़ यूज़ होती है वो सबसे पहले आपके पास SQL लैंग्वेज है, जो कि वाइडली यूज़ होने वाली क्यूरी लैंग्वेज है डाटाबेस के इंटरेक्शन के लिए। ठीक है, उसको हम यूज़ करते हैं SQL लैंग्वेज। उसके बाद हमारे पास जो है वो डाटा कंट्रोल लैंग्वेज आ जाती है। व्हाट इज़ अ डाटा कंट्रोल लैंग्वेज? के आप अगर अपने डाटाबेस को कंट्रोल करते हैं इन अ डिफरेंट वे, कि फॉर एग्जांपल आपके पास कोई यूज़र आता है, आप उसको कुछ परमिशन अलॉट करते हैं या उसको कोई डाटाबेस का कोई डाटा आपको उसको रिक्वायर्ड होना चाहिए जो उसकी एक्सेसिबिलिटी के अंदर कंट्रोल रखना है कि किस यूज़र को कौन सा डाटा एक्सेस होना चाहिए, किस यूज़र को कौन सा डाटा एक्सेस नहीं होना चाहिए। तो इसमें दो किस्म की क्लॉज आपके पास आ जाती हैं, एक ग्रांट की, एक रिवोकिंग की, कि आप अगर कोई चीज़ ग्रांट करना चाहते हैं या कोई चीज़ किसी डाटा की एक्सेस देना चाहते हैं किसी यूज़र को, तो आप ग्रांट की क्यूरी यूज़ करेंगे। और देन अगर आप कोई चीज़ उससे वापस लेना चाहते हैं जो एक्सेस आपने उसको दिया हुआ है, तो देन आप रिवोक की क्यूरीज यूज़ करेंगे। प्रैक्टिकली हमारे पास ये तीनों लैंग्वेजेस DDL, DML एंड DCL,
ये एक ही समझी जाती है, जो कि हमारे पास एक सिंगल एसक्यूएल लैंग्वेज है, जो स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज है, सिंगल डेटाबेस क्वेरी लैंग्वेज, जिसमें आप इसको यूज करते हैं इन तमाम लैंग्वेजेस को, और उसको फिर उस तरह से आप एक अपना स्कीमा प्रॉपर डिफाइन करते हैं, अपनी एक डेटाबेस डिफाइन करते हैं फॉर द यूजिबिलिटी ऑफ योर डाटा थ्रू डेटाबेस। अब एसक्यूएल क्यूरी लैंग्वेज हमारे पास एक नॉन प्रोसीजर वाइडली यूज होने वाली क्यूरी लैंग्वेज है, जिसमें सिंपली आपके पास इस तरह से एक स्ट्रक्चर डिफाइन होता है और आप किसी भी डाटा को एक्सेस करते हैं। जैसे आपके पास एक ये एग्जांपल सामने दो आ रही हैं, जिसमें आप सेलेक्ट कर रहे हैं कस्टमर के टेबल से कस्टमर्स के नेम, ठीक है। उन कस्टमर्स के नेम जिनकी आईडी ये स्पेसिफाइड हो रही है 192837465, एंड आफ्टर दैट आप फिर किसी अकाउंट में से बैलेंस जो है वो फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो आप फिर उनका इंटरेक्शन करेंगे, जैसा हम पीछे एक मॉडल पढ़ चुके थे, एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल और रिलेशनशिप मॉडल। उसमें इन दोनों को आपस में रिलेट किया हुआ था, कस्टमर, डिपॉजिटर और अकाउंट की टेबल्स को। तो उनके ज़रिए से अगर आप कोई डाटा को यूज़ करना चाहते हैं, तो उसकी एक स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज क्या होगी, उसको आप इस तरह से यूटिलाइज करेंगे। जनरली डेटाबेस में हमारे पास जो है वो एसक्यूएल एम्बेडेड होती है। एसक्यूएल के ज़रिए से ही हम डेटाबेस को जो है वो एक्सेस कर सकते हैं, उसको मैनिपुलेट कर सकते हैं, एंड देन उसमें अपने इंस्टेंसेस या टेबल्स क्रिएट कर सकते हैं और अपना एक स्ट्रक्चर डिफाइन कर सकते हैं, अपने लिए एक वेल डिफाइंड स्कीमा क्रिएट कर सकते हैं। तो जो एप्लीकेशन इंटरफेसेस होती हैं, जिस तरह आपके पास कोई फ्रंट एंड आ जाता है और फ्रंट एंड पे आप जो है वो उसको डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे डिफाइन करते हैं, एंड देन उसकी डेटाबेस के साथ इंटरेक्शन करके बाकायदा एक प्रॉपर यूजर फ्रेंडली वे के जरिए से आप जो है वो अपने डेटाबेस को एक्सेस करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आपके पास ये लैंग्वेजेस की कनेक्टिविटी है, जिसमें एक ओडीबीसी है और एक जेडीबीसी है। जेडीबीसी मीन्स के जावा जावा बेस्ड डेटाबेस कनेक्टिविटी, एंड ODBC मीन ऑब्जेक्ट बेस्ड डेटाबेस कनेक्टिविटी। तो ये चीज़ आपके पास है कि इन कनेक्टिविटी के ज़रिए से फ्रंट एंड पे आप अपनी एसक्यूएल क्यूरी के थ्रू डेटाबेस को एक्सेस कर सकते हैं, उनको क्यूरी सेंड कर सकते हैं, एंड देन वहाँ से रिजल्ट गेट कर सकते हैं। आफ्टर दैट हमारे पास पीएल एसक्यूएल आ जाता है। फर्स्ट हमने एसक्यूएल पढ़ा, जो कि नॉन प्रोसीजर लैंग्वेज है। पीएल एसक्यूएल, पीएल मीन्स के प्रोसीजरल लैंग्वेज, कि जब आपके पास एक बाकायदा प्रोसीजर लैंग्वेज होगा, तो फिर आप क्यूरी लैंग्वेज आपकी कैसी होगी, एसक्यूएल क्यूरी लैंग्वेज कैसी होगी। उसमें जो आपके पास पीएल एसक्यूएल है, इसमें बाकायदा आपके पास फंक्शन, एक प्रोसीजर डिफाइन हो रहा होता है, जिसको यूजर यूज करते हुए, रीयूज करते हुए आपके डाटा को, एसक्यूएल क्यूरीज को यूटिलाइज करते हुए बाकायदा एक वे में, बाकायदा एक प्रोसीजर में अपने डाटाबेस को एक्सेस कर सकता है। इसमें जब आप कोई भी अपना एक प्रोसीजर डिफाइन करते हैं या कोई भी आप अपना एक ऑब्जेक्ट डिफाइन करते हैं, तो वो आपका एक प्रोग्राम यूनिट बन जाता है या एक स्कीमा ऑब्जेक्ट बन जाता है। उस स्कीमा ऑब्जेक्ट और उस प्रोग्राम यूनिट को यूजर यूज करते हुए एसक्यूएल क्यूरीज के जरिए से एक प्रोसीजर वे में डाटाबेस को एक्सेस करता है। उस यूनिट, जो प्रोग्राम यूनिट आपका क्रिएट होता है, उसकी दो कैटेगरीज हैं। एक तो आपके पास सब प्रोग्राम होगा और एक एनोनिमस ब्लॉक होगा। सब प्रोग्राम क्या होगा कि सब प्रोग्राम आपके पास एक वेल डिफाइंड क्रिएटेड वे में होगा, उसको आप डिफाइन कर देंगे, और स्टोर, अब वो एक स्टोर प्रोसीजर, जैसे स्टोर प्रोसीजर होते हैं डेटाबेसेस के लिए, सिमिलरली एज आपके पास सब प्रोग्राम होते हैं, जो कि वेल डिफाइंड होते हैं, जिनकी वैल्यूज को पार्स करके डेटाबेस में सेव करवा दिया जाता है, एंड देन यूजर उन प्रोसीजर को फॉलो करते हुए, उन स्टोर प्रोसीजर्स को जो डेटाबेस में स्टोर्ड हुए हैं, उनको फॉलो करते हुए डाटा को एक्सेस करता है, ताकि वो एक बाकायदा एक फंक्शन के जरिए से, बाकायदा एक प्रोसीजर के जरिए से आपके सामने डाटा को लाकर रखें। अब एनोनिमस ब्लॉक ये होता है कि अगर आपने फॉर एग्जांपल सब प्रोग्राम में, तो आपने जो है वो एक स्टोर प्रोसीजर को डिफाइन कर दिया, देन उसको पास करके डेटाबेस में स्टोर कर दिया, अब उसी को यूजर यूटिलाइज करते हुए डेटाबेस के साथ इंटरेक्शन करेगा। एनोनिमस ब्लॉक में क्या होता है कि अगर आपको कहीं कोई प्रोसीजर रिक्वायर्ड है एसक्यूएल में, तो आप एनोनिमसली अपने कहीं भी उस एसक्यूएल की क्यूरीज के अंदर कोई एक ऐसा प्रोसीजर, स्पेशलाइज्ड प्रोसीजर डिफाइन कर देते हैं, जो कि स्टोर नहीं होता डाटाबेस में, सिर्फ आपकी उस करंट क्यूरी के अंदर इंक्लूडेड होता है वो एक स्पेसिफिक ब्लॉक, एक प्रोसीजर, जिसकी वे में आपके पास कोई भी एप्लीकेशन है, उसको यूटिलाइज करते हुए यूजर अपने डाटा को एक्सेस कर सकता है, जो कि डाटा उसका डाटाबेस में स्टोर्ड है। आफ्टर दैट लास्ट वन हमारे पास है TCL, ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज।
कि आपने कोई भी ट्रांजैक्शन परफॉर्म कर दिया डेटाबेस की। अब तो पीछे आपका डेटाबेस स्टोर हो रहा था। इन केस अगर आप कोई ट्रांजैक्शन परफॉर्म करते हैं, किसी डाटा को किसी एक डेटाबेस से दूसरे डेटाबेस में सेंड करते हैं या कोई भी चीज़ें आप सेव करवाते हैं, तो उसके लिए आपके पास ट्रांजैक्शन कंट्रोल के वो जो ट्रांजैक्शन या वो जो आपने डाटा को ट्रांसमिट किया या उसकी ट्रांजैक्शन की, कहीं भी डाटा को एक डेटाबेस से दूसरे डेटाबेस में स्टोर किया या सिमिलर डाटा में स्टोर किया, अब उसको आपने कमिट कर देना है। तो उसके लिए कि आपने कोई भी सारी कमांड्स जितनी भी आपने यूटिलाइज की, जो डाटा स्टोर किया, नए डाटा क्रिएट किए आपने, नए स्ट्रक्चर्स बनाए आपने, उसके लिए कि आप उसको कमिट कर दें। जब आप कमिट करेंगे तो आपके पास वो सारे का सारा डाटा सेव हो जाएगा और सेफली प्रूफ हो जाएगा कि अब इसको कोई डिलीट नहीं कर सकता जब तक किसी यूजर को इसकी प्रॉपर एक्सेस ना हो। एंड देन रोल बैक, अगर फॉर एग्जांपल आपने कुछ चीजें ऐसी मिस्टेकनली कर ली है कि डेटाबेस में स्टोर हुई है, तो आप रोल बैक करेंगे तो आपका दोबारा से वो चेंजेस खत्म हो जाएंगी जो आपने अनफॉर्चुनेटली कर ली हैं, ठीक है, या आपने मिस्टेकनली कर ली है। तो देन आपके डाटा अगेन उसी पोजीशन पे आ जाएगा, डेटाबेस आपकी अगेन उसी पोजीशन पे आ जाएगी जहां आपकी ट्रांजैक्शंस रॉन्ग हुई थी। तो आप रोल बैक करेंगे, अगेन आप अपनी करंट पोजीशन पे आ जाएंगे। इसके बाद कुछ टर्म्स हैं जिनको हम यूटिलाइज करेंगे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में। एक तो वो क्या क्या होंगी उनको बाकायदा अभी फॉलो करते हुए पढ़ेंगे। इसमें सबसे पहले आपके पास है डेटाबेस यूजर्स। के डेटाबेस यूजर्स, अब आपके पास एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम बन चुका है, अब उसके डिफरेंट यूजर्स हैं। उन यूजर्स का किस तरह से डेटाबेस के साथ इंटरेक्शन होगा, किस तरह से वो डेटाबेस में स्टोर डाटा को यूटिलाइज करेंगे, एक्सेस करेंगे, रिट्रीव करेंगे, तो ये डिफरेंट यूजर्स के ऊपर डिपेंडेंट करता है। अब हमारे पास सबसे पहला यूजर एप्लीकेशन यूजर है। एप्लीकेशन प्रोग्रामर जिसे कहते हैं, वो बाकायदा स्पेशलाइज्ड पर्सन होता है प्रोग्रामर, जो कि इंटरेक्ट करता है उन क्यूरीज के साथ जो पीछे हम पढ़ चुके हैं। स्पेशल क्यूरीज की उसको नोहा होती है कंप्लीटली कि डेटाबेस के साथ कैसे इंटरेक्ट करना है। डेटाबेस का पूरा नॉलेज होता है उसके पास कि किस तरह से उसको इंटरेक्ट करना है यूजर में डेटाबेस के साथ। देन आपके पास सोफिस्टिकेटेड यूजर आ जाता है कि जो डेटाबेस के को रिक्वेस्ट सेंड करता है ऑन क्यूरी लैंग्वेज। जस्ट उसके पास एक क्यूरी होती है जो उसने प्लेस करनी है, उसको ये नॉलेज नहीं है कि क्या क्यूरी कौन सी है, क्या कौन सी नहीं है, बस उसको जो रिक्वेस्ट चाहिए थी उसके अकॉर्डिंग उसके पास क्यूरी मौजूद है, वो क्यूरी करेगा और सिंपली अपने डाटा को एक्सेस कर लेगा, द डाटा विच इज स्टोर्ड इन अ डेटाबेस। एंड देन आपके पास एक स्पेशलाइज्ड यूजर आ जाता है जो कि बाकायदा अपने लिए एक फ्रंट एंड एप्लीकेशन राइट करता है, फ्रंट एंड एप्लीकेशन डिजाइन करता है जो कि बिल्कुल डेटाबेस के फ्रेमवर्क से अलग है। लेकिन वो उसको इसलिए करता है ताकि उसके लिए जो फ्रंट एंड है वो इजीली किसी भी डाटा को, किसी भी स्पेसिफिक रिकॉर्ड को एक्सेस करके अपने सामने डाटा को रिट्रीव कर दे, ठीक है। और वो डाटा, वो जो फ्रंट एंड है वो अपने लिए खुद स्पेशलाइज करता है अपने डाटा के अकॉर्डिंग। जो डाटा उसको रिक्वायर्ड होगा उसके अकॉर्डिंग वो डाटा को उसका वो इंटरफेस क्रिएट करता है, और वो इंटरफेस क्रिएट करने के बाद देन उसको वो फिर यूटिलाइज करता है। दीज आर स्पेशलाइज्ड यूजर विच कैन यूज द डाटाबेस। अब नेटिव यूजर क्या है? नेटिव यूजर वो यूजर्स होते हैं जो कि आम लेमैन होते हैं, जिसको किसी चीज की कोई नो हाउ नहीं होती कि डेटाबेस कहाँ पड़ा हुआ है, किधर क्रिएटेड है, क्या चीज है क्या नहीं है, किसी चीज की नॉलेज नहीं। वो सिंपल जो ऑलरेडी डिफाइंड या ऑलरेडी जनरेटेड एप्लीकेशंस हैं जो कि ओवर द नेटवर्क पड़े हुए हैं, उनको यूटिलाइज करते हुए किसी डाटा को एक्सेस करता है फॉर हिज वर्क और फॉर हिज टास्क। फॉर एग्जांपल जैसे आप अगर कोई बैंक का यूज़ कर रहे हैं ऑनलाइन सिस्टम, तो आप ऑनलाइन जो है वो उसकी बैंक की एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं एंड आम एक लेमैन की तरह आप अपने बैंक के अकाउंट्स को चेक कर सकते हैं, आप अपने बैंक के डाटाबेसेस को चेक कर सकते हैं, आप अपने ड्यूज़ और जितनी भी चीज़ें हैं वो आप पे कर सकते हैं, यूटिलिटी बिल्स वगैरह। तो ये एक सिंपल यूज़र होगा जिसको किसी चीज़ की नो हाउ नहीं होगी, वो सिंपल आपके डाटाबेस को एक्सेस करेगा ओवर द नेटवर्क, एक एप्लीकेशन डाउनलोड करके, एक नॉर्मल एप्लीकेशन डाउनलोड करके। तो दीज आर द यूजर्स, ये यूजर्स से जिनमें डिफरेंस था। तो इसमें आपको पेपर रिलेटेड भी, एग्जाम्स रिलेटेड भी डिफ्रेंशिएशन करना आ जाती है कि आप लोग डिफरेंट यूजर को आपस में डिफ्रेंशिएट करें कि कौन सा यूजर किस एस्पेक्ट से आपके डाटाबेस को एक्सेस कर सकता है। आफ्टर दैट आपके पास डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर आ जाता है जो कि ओवरऑल आपकी तमाम एक्टिविटीज डाटाबेस से रिलेटेड कंट्रोल कर रहा होता है, जिसकी ड्यूटीज में आपके पास शामिल होती है कि वो स्कीमा को डिफाइन कर रहा है, बाकायदा डेफिनेशन डिफाइन हो रही है, उसके पास डाटाबेसेस जनरेट हो रही है कि ये डाटाबेसेस हमारे ऑर्गेनाइजेशन में यूज होनी है।
तो वो बीइंग अ डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर वो इन तमाम ड्यूटीज़ को परफॉर्म कर रहा होता है। डाटा की स्टोरेज और एक्सेस के मेथड्स डिफाइन कर रहा होता है, कैसे डाटा को स्टोर किया जा रहा है और कैसे उसको एक्सेस करना है, ये सारी चीज़ें। एंड देन स्कीमा फिजिकल ऑर्गेनाइजेशन मॉडिफिकेशन, कि आप उस डाटा को किस तरह से मॉडिफाई करते हैं, कहाँ पर उन चीज़ों की रिक्वायरमेंट है, मॉडिफिकेशन करनी है, ये सारा डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर का। ग्रांटिंग यूजर अथॉरिटी टू एक्सेस द डेटाबेस, कि आपने किस यूजर को कौन सी अथॉरिटी एक्सेस करने के लिए अथॉराइज करनी है, ठीक है, कौन सा डाटा किस यूजर को ऑथोराइज होगा, किस यूजर को ऑथोराइज नहीं होगा, ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर की है। एंड स्पेसिफाई द इंटीग्रिटी कॉन्स्टेंट, फॉर एग्जांपल आपके पास कोई डाटा ऐसा है कि जो कि प्रोफेशनल डाटा है और जिस डाटा की आपकी ऑर्गेनाइजेशन को बहुत ज़रूरत है, और वो आपका एक प्रोफेशनल और एक आइसोलेटेड डाटा है, उसकी इंटीग्रिटी मेंटेन करना, उसकी सिक्योरिटी मेंटेन करना, कि इस डाटा को कितने एस्पेक्ट तक किस यूजर को अलाउ होना चाहिए, कितने एस्पेक्ट तक किस यूजर को अलाउ नहीं होना चाहिए। तो एक अथोराइज्ड वे में यूजर को उन चीज़ों को ग्रांट करना, उसकी इंटीग्रिटी और कॉन्स्टेंट मेंटेन करना, कि इतने टाइम के लिए डाटा इसको रिक्वायर्ड हो, इतने टाइम के लिए इसको डाटा रिक्वायर्ड ना हो, या इतनी पॉसिबल वैल्यूज जो हैं वो अपनी डाटाबेस में से इसको रिक्वायर्ड होनी चाहिए या इसको रिक्वायर्ड नहीं होनी चाहिए, तमाम चीज़ों की। मॉनिटरिंग परफॉर्मेंस एंड रिस्पॉन्डिंग टू द चेंज इन रिक्वायरमेंट्स, अगर आप देख रहे हैं कि किसी किस्म की प्रॉब्लम आ रही है डेटाबेस में या कोई इश्यूज आ रहे हैं डेटाबेस में, तो उनको कैसे रिजॉल्व किया जाए, उनकी मॉनिटरिंग की जाए, ये सारी की सारी एक डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। आफ्टर दैट आपके पास आ जाता है ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट। ट्रांजैक्शन क्या होती है फिर? ट्रांजैक्शन उन तमाम ऑपरेशन का एक कलेक्शन है जो कि एक सिंगल फंक्शन, एक लॉजिकल फंक्शन के जरिए से डेटाबेस के थ्रू परफॉर्म हो रही है। फॉर एग्जांपल आप डेटाबेस की एप्लीकेशन यूज करते हैं और उस डेटाबेस की एप्लीकेशन के जरिए से किसी भी डीबीएमएस मैनेजमेंट सिस्टम में डाटा को स्टोर करते हैं, उस पर डिफरेंट ऑपरेशंस अप्लाई करते हैं, उन ऑपरेशन से आप डाटा को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करते हैं, उनकी ट्रांजैक्शन करते हैं। तो उन ट्रांजैक्शंस को कंट्रोल करने के लिए आपके पास ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट है डीबीएमएस में, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में, कि अगर आपके पास कोई भी कंपोनेंट फेल हो जाता है या डेटाबेस में कोई भी चीज़ जो है वो इनकंसिस्टेंट हो जाती है या प्रॉब्लम दे रही होती है, कोई ऑपरेशन क्रैश हो जाता है, तो वो उस ट्रांजैक्शन को सिक्योर कर सके, उस ट्रांजैक्शंस की सिक्योरिटी को जो है वो इंश्योर कर सके, ये सारी की सारी ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट सिस्टम है। ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट सिस्टम आपके पास जो है वो कंकरेंसी कंट्रोल भी करता है। फॉर एग्जांपल अगर कोई भी यूजर किसी डेटाबेस के साथ इंटरेक्ट करता है और अपने डाटा को कहीं ट्रांसफर करता है, या की वैल्यूज जो हैं, फॉर एग्जांपल एक बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट में मनी ट्रांसफरिंग है, तो एट अ टाइम अगर एक सिंगल अकाउंट के साथ अगर एक सिंगल डाटा के ऊपर डिफरेंट ट्रांजैक्शन परफॉर्म होती हैं, तो उसमें ट्रांजैक्शन ब्लॉक आ सकता है, ठीक है, आपका कंकरेंसी आ सकती है कि एट अ टाइम डिफरेंट ट्रांजैक्शन परफॉर्म हो रही हैं। तो किस तरह से इस कंकरेंसी को कंट्रोल किया जाए, डिफरेंट ट्रांजैक्शंस को कंट्रोल किया जाए और वन बाय आफ्टर अदर ट्रांजैक्शन को परफॉर्म किया जाए, ताकि आपका डाटा भी सिक्योर रहे, और इस प्रूफ के साथ कि आपकी ट्रांजैक्शन तमाम सिक्योरिटी के साथ और तमाम प्रूफ के साथ जो है वो कंप्लीटली एग्जीक्यूट हो गई हैं। आफ्टर दैट आपके पास स्टोरेज मैनेजमेंट आ जाती है, कि डीबीएमएस अपनी स्टोरेज मैनेजमेंट कैसे करता है, कि जो डाटा आपके पास एक रिक्वायर्ड एप्लीकेशन के ज़रिए से स्टोर हो रहा है और उसकी स्टोरेज जो है वो, अगर उसमें कोई प्रॉब्लम्स आ रही हैं, कोई इशू आ रहा है और उस डाटा को रिट्रीव करने में मुश्किल आ रहा है कि ये डाटा स्टोर नहीं हो रहा, या इस डाटा को रिट्रीव करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है, ऑलरेडी स्टोर डाटा में कोई इशू आ रहा है, ये सारी की सारी चीज़ें एक स्टोरेज मैनेजमेंट की होती हैं। और डाटा को अपडेट करना, डाटा को किस लेवल तक जाकर इंटरेक्ट करवाना एक यूज़र से, ये सारे का सारा आपके पास स्टोरेज मैनेजमेंट का काम है। आफ्टर दैट ये आपके पास एक ओवरऑल सिस्टम स्ट्रक्चर आ जाता है कि किस तरह से आपके पास जो है वो एक यूजर्स डिफरेंट किस्म के इंटरेक्ट करते हैं अपनी अपनी बनाई हुई एप्लीकेशन के ज़रिए से। एंड देन उसका एक क्यूरी प्रोसेसर है कि उसने डीएमएल क्रिएट करनी है या डीडीएल क्रिएट करनी है एक स्पेसिफिक यूज़र के लिए, या डीसीएल क्रिएट करनी है, डीसीएल के ज़रिए ये पूरा क्यूरी प्रोसेसर है आपके पास, कि जिसमें चीज़ें मेंटेन हो रही हैं, वो क्यूरी को एवेलुएट कर रहा है कि आइदर ये कोई इंस्टेंट क्रिएट कर रहा है, आइदर कोई ये स्ट्रक्चर बना रहा है डीडीएल के ज़रिए से, या इसको किसी डाटा की जो है वो एक्सेस चाहिए, या इसने किसी डाटा को मॉडिफाई करना है, किसी रिकॉर्ड को मॉडिफाई करना है, तो उसको उसके ऊपर जो डीएमएल की क्यूरीज हैं उसको इंटीग्रेट करने के लिए क्यूरी प्रोसेसर का काम है, ये सारी चीज़ें एवेलुएट होती हैं। आफ्टर दैट आपके पास एक स्टोरेज मैनेजर
से वो गुजरता है और वो स्टोरेज मैनेजर मुख्तलिफ़ किस्म की ट्रांजैक्शंस को, मुख्तलिफ़ किस्म की डाटा फाइल्स को मैनेज कर रहा होता है कि कौन सी चीज़ किसको ऑथोराइज्ड है या कौन सा पर्सन कौन सी चीज़ को मॉडिफाई कर सकता है, कौन सा पर्सन कौन सी चीज़ को मॉडिफाई नहीं कर सकता। ये सारी की सारी चीज़ें स्टोरेज मैनेजर जो है वो मेंटेन कर रहा है। आफ्टर दैट आपके पास एक डाटा स्टोरेज या डिस्क स्टोरेज आ जाती है जिसमें आपका डाटा तमाम का तमाम सेव हो रहा होता है, ठीक है, जिसका मेटा डाटा भी साथ में क्रिएट हो रहा है। जो डाटा स्टोर हो रहा है या जो स्ट्रक्चर्स क्रिएट हो रहे हैं या जो डाटा बेसिस क्रिएट या स्कीमास जनरेट हो रहे हैं, वो स्टोर होने के बाद आपके पास उसका जो मेटा डाटा है वो कौन कौन से डाटाज हैं और किन लॉजिकल वे के साथ वो स्टोर हुआ है और उसमें ऐसे कौन से एट्रीब्यूट्स हैं कि जिस एस्पेक्ट से वो डाटा सेव हुआ है, तो वो सारे के सारा सिस्टमेटिक आपके पास एक डाटा डिस्क स्टोरेज के ऊपर हो रहा है स्टोर। तो ये एक पूरा कंप्लीट एक ओवरव्यू है एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का कि जिसमें आपके पास चीज़ें जस्टिफाई हो रही हैं कि किस वे में या किन लेवल्स के ज़रिए से गुजर कर या किन स्टेजेस से गुजर कर आपका डाटा जो है वो एक डेटाबेस में स्टोर होता है एंड देन उसको स्टोर होने के बाद किस तरह से एक यूज़र जो है वो रिट्रीव करके या एक्सेस हासिल कर सकता है। आफ्टर दैट आपके पास एक एप्लीकेशन आर्किटेक्चर आता है। आपके पास 2 किस्म के एप्लीकेशन आर्किटेक्चर हैं। एक आपके पास 2 टायर एप्लीकेशन आर्किटेक्चर है, एक आपके पास 3 टायर एप्लीकेशन आर्किटेक्चर है। 2 टायर एप्लीकेशन आर्किटेक्चर इज़ बेसिकली अ डेस्कटॉप एप्लीकेशन व्हिच इज़ लोकली एम्बेडेड ऑन द यूज़र साइड, ठीक है? और जिसमें अगर आप नेटवर्क भी यूज़ करें तो उसमें ये है कि वो लोकली फाइल है, लोकल डिस्क के ऊपर या लोकली मेंटेन हो रही है किसी यूज़र के पास, तो उसमें 2 टायर एप्लीकेशन यूज़ होगी। 3 टायर एप्लीकेशन में अगर आपके पास क्लाइंट और सर्वर अलग-अलग हैं सेम सिमिलरली एज़ अ 2 टायर, लेकिन उसमें एक चीज़ ये है कि वो सर्वर साइड पे भी ओवर द नेटवर्क एप्लीकेशंस को मेंटेन कर रहा होता है कि एक यूज़र के लिए वो किस तरह से डाटा को रिट्रीव करके लाए और कौन से डाटाबेसेस के स्ट्रक्चर्स और स्कीमास को वहाँ पर जनरेट करे डाटाबेस के लिए, ताकि एक यूज़र के लिए एक फिजिबिलिटी बन जाए कि वो अपने डाटाबेस को एक्सेस कर सके ओवर द नेटवर्क एंड फार अवे। कहीं भी किसी जगह पर भी आपका डेटाबेस ओवर द वेब आपका कहीं भी पड़ा हुआ है, तो वो 3 टायर आर्किटेक्चर के ज़रिए से एक प्रॉपर मॉडल प्रेज़ेंट करे जिसमें आपकी डाटा को एक्सेस करना आसान हो जाए। तो ये आपके पास 2 किस्म के आर्किटेक्चर्स हैं, एक 2 टायर आर्किटेक्चर्स एंड 3 टायर आर्किटेक्चर्स। जिसमें क्लाइंट प्रोग्राम यूजिंग क्लाइंट बेस्ड जो आपके पास फॉर एग्जांपल 2 टायर है, उसमें आपको मैंने पहले ही मेंशन कर दिया ओडीबीसी एंड जेडीबीसी कुछ प्रोग्राम्स कम्युनिकेटिंग प्रोग्राम्स हैं जिसके ज़रिए से आप फ्रंट एंड पे अपने यूज़र्स अपने लोकल डाटा को एक्सेस कर सकता है थ्रू लोकल डाटाबेसेस और वो डाटाबेसेस उसमें से आप बीइंग अ सर्वर जनरेट करते हैं कि आप सर्वर को सेंट्रलाइज्डली डिफरेंट यूज़र आके इन अ 2 टायर आर्किटेक्चर इंटरैक्ट कर सकते हैं और अपनी डिफरेंट एप्लीकेशन के ज़रिए से। तो उसमें जो डेटाबेस के साथ फ्रंट एंड की एप्लीकेशंस की कनेक्टिविटी है वो 2 किस्म की है। एक ऑब्जेक्ट बेस्ड है और एक जावा बेस्ड है। ऑब्जेक्ट बेस्ड में आपके पास वो प्रोग्राम्स और एप्लीकेशंस हैं जिसमें अदर देन जावा, जावा के अलावा जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है या कोई भी इस तरह से जिसके ज़रिए से आप जो है वो डेटाबेस को इंटरैक्ट करते हैं या डेटाबेस को एक्सेस लेते हैं, तो उन एप्लीकेशंस को हम ओडीबीसी में एज्यूम करते हैं एंड देन जो प्योरली जावा बेस्ड आपके पास एप्लीकेशंस हैं, जावा के ज़रिए से इंटरेक्शन हो रही है डेटाबेसेस की, तो उसमें हम जेडीबीसी मतलब जेडीबीसी कनेक्टिविटी क्रिएट करते हैं, तो उस कनेक्टिविटी के ज़रिए से हम एप्लीकेशन या फ्रंट एंड को एक्सेस कर सकते हैं। 3 टायर आर्किटेक्चर में जैसे मैंने आपको बताया कि वेब बेस्ड एप्लीकेशंस हैं, वेब के ऊपर जो है वो आपके पास चीज़ें जनरेट हो रही हैं, उसमें एक मिडलवेयर है जैसे कि आपके पास एप्लीकेशन सर्वर है, जो कि क्लाइंट को किसी भी कोने में वेब के ऊपर ओवर द नेटवर्क एक्सेस दे सकता है थ्रू डेटाबेस। तो ये चीज़ जो है आपके पास 2 टायर में नहीं होती है। 2 टायर एप्लीकेशन जस्ट आपके पास सिंपली डेटाबेस को एक्सेस कर रही है विदाउट एनी कॉम्प्लिकेशंस। लेकिन अगर आपके पास ओवर द नेटवर्क है चीज़, ओवर द नेटवर्क आपके पास सर्वर एक्सेस हो रहा है, तो इसका मतलब है कि ये चीज़ आपके पास कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट करेगी। तो उसके लिए लाज़मन कुछ ऐसा मेंटेनेबल चीज़ होनी चाहिए, कोई ऐसा मिडलवेयर होना चाहिए जो बाकायदा एक यूज़र को इंटरैक्शन के लिए फिजिबिलिटी प्रोवाइड कर सके। हर यूज़र के डाटा को एक प्रूफ वे में सेव कर सके और फिर देन उसको एक्सेस भी दे सके। तो ये हमारा इंट्रोडक्शन का लास्ट टॉपिक था जिसमें चीज़ें हमारी ओवरऑल सारी कंप्लीट हो गई हैं। तो होपफुली आपको इन चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। इंशाल्लाह फिर क्वेश्चन और आंसर्स के सेशंस में मिलते हैं, क्यूए के सेशन में।